हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आई होप कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे बुक में। तो आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी क्लास 8th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर कानून की समझ। An official rule of a country or state that says what people may or may not do। किसी देश या राज्य का एक आधिकारिक नियम जो कहता है कि लोग क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कानून यानी कि रूल, इसकी समझ सबको थोड़ी बहुत होती है और जो पूरा डिटेल में हम जानेंगे वो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जान सकते हैं। वरना कितने बच्चे तो पूरा कानून अच्छे समझने के लिए उनको फिर विधि जो चैप्टर हो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना होता है, कोई कोई ऑप्शनल भी रखता है। ठीक है, कानून बनाने का जिम्मा संसद का है। कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। यानी कि जो लॉ है, यानी कि जो कानून है, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर या रंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि जो कानून है वो देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से ही लागू होता है। कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, समान दंड दिया जाता है और एक समान दृष्टि से ही लागू होता है। भारत में विधि का शासन कानून के समक्ष सभी लोगों की समता। कानून सर्वोपरि है, वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है, याद रखेंगे आप। इसमें राज्य के तीनों अंग यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य हैं। यानी कि जो तीनों अंग हैं ये कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य हैं। डाइवर्ट होके सेंटेंस आ सकता है तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। इसका अर्थ जानेंगे हम। एवी डॉयसी ने 1885 में अपनी पुस्तक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के शासन की व्यवस्था की थी। उसमें उन्होंने शासन के 3 अर्थ बताए हैं। कौन कौन से हैं उनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होता है। सेकंड है, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। यानी कि जो कानून का उल्लंघन होगा उस पर दंडित किया जाएगा, अन्य बात के लिए नहीं। थर्ड है, संविधान की व्याख्या। किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यायाधीश यानी कि जज। ठीक है, नए कानून किस तरह बनते हैं उनको जानेंगे। हमारे देश की संसद की प्रक्रिया का पालन करके, ठीक है, यानी कि कानून जो है किस तरीके से बनते हैं, जो नए कानून है वो हमारे देश की संसद की प्रक्रिया का पालन करके। लोकसभा, राज्यसभा द्वारा किसी भी प्रस्ताव को लाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किसी भी प्रस्ताव को संसद में लाया जा सकता है। दोनों सदनों की मंजूरी होने पर राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही प्रस्ताव जो है वो कानून बन जाता है। जैसे कि फार्मर लॉ, कृषि कानून जो आया था। ठीक है, 1870 में राजद्रोह एक्ट, राजद्रोह का कानून बना था। और जो
फार्मर लॉ है, इसको हम डिटेल में अलग से बाद में जानेंगे, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, उसको मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि रॉलेट कानून जो बना था 1773। आपको याद होगा जब ये एक्ट बना था तो बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में किस तरीके से नरसंहार हुआ है, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ना दी गई है, वो डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सभी भारतीय नेता राष्ट्रवादी जो थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया। इस कानून के ज़रिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी, यानी कि इस कानून के द्वारा ही वो लोगों पर बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में डाल सकती थी। ये बहुत गलत था। 10 अप्रैल डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सईउद्दीन को गिरफ्तार किया गया और उनके ही विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग के बारे में हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे बाद में, किस तरीके से उन्होंने लोगों पर गोलियां चलवा दी और जो डोर थे बाहर निकलने के वो उन्होंने सब बंद करवा दिए थे। कभी आप जलियांवाला बाग जाएं तो वहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोग देखिएगा ज़रूर, उसको अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पर पूरा हिस्ट्री वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसी जगह जाना चाहिए और वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर ज़रूर करना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसके नोट्स बना सकें। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून या नियम बनाते हैं, पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन हुआ, जैसे कि बेटे बेटियां माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से संशोधन किया गया। कब? 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, इसको याद रखेंगे आप। घरेलू हिंसा कानून 2005 या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी यहाँ पे आपने देखा होगा ये फीमेल्स के लिए ही है, ठीक है। बेटों के साथ साथ बेटियां और माँ तीनों को, ठीक है। भारत की संसद द्वारा पारित एक नियम है, घरेलू हिंसा से महिला को बचाना है। 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। जब परिवार का कोई सदस्य घर की किसी औरत के साथ शारीरिक या मानसिक शोषण करता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मानसिक टॉर्चर भी जो है वो घरेलू हिंसा में ही आएगा। 1964 में नागरिक अधिकार कानून, यूएसए में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। पीड़ित जो बचा रहे, ठीक है, यानी कि जो सर्वाइवर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है। 2005 में 2 रूल हैं, एक तो है उत्तराधिकार संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, और सेकंड है घरेलू हिंसा कानून या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है जो था हमारा कानून की समझ। कल हम देखेंगे न्यायपालिका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट मेंस में भी पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो बाकी डिटेल में और भी डीपली रहेगा वो हम स्टैंडर्ड बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत में बाद में करेंगे जब एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की जो भी आए नई वीडियो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक यह पहुंच सके। तब तक आप सबको मेरा बाय बाय।